स्टार्ट किया मैंने, मैं यहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ आ जाता हूँ। चलो एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ, मैं बोलता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। ये न्यू प्रोजेक्ट के नाम से बना दिया और इसके अंदर आकर मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। index.html अच्छा बेटा यहाँ पर देख लो। अब ज़रा देखना आप, मैं इसको जैसे लाइव करता हूँ ना, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर गिटहब पर एक मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे सिंपल बनाते हैं, ये कोड मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, वो कोड यहाँ पे पुश करना है गिटहब पे, यही काम आपने करना है। फर्क सिर्फ इतना है, आप न्यू पर आओ, ठीक है, और यहाँ आने के बाद आपके पास दे रहा है रेपो का नाम। आप रेपो का नाम जो रखना है रखो, बस एक चीज़ है वो आपने फिक्स रखनी है। हम नाम देते हैं, जैसे मैंने दे दिया प्रोजेक्ट माय, दे देता हूँ प्रोजेक्ट 1 डॉट गिटहब .io लिख सकते हो, एज इट इज लिख सकते हो। सिर्फ अगर मैंने इस नाम से गलत GitHub.io, बस ये आपने बना देना है। GitHub.io क्या है? आयो है इंडियन ओशियंस के नाम से निकाला हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या है? सिंपल, ये आपके प्रोजेक्ट को लाइव कर देता है। क्या कर देता है? लाइव। कैसे? अभी देखते हैं। ये बन गया, देखो प्रोजेक्ट 1, उसके बाद .github.io आपने लगा देना, बस .github.io एंड में नाम कुछ भी रखो आगे, समझ गए बात? ये करने के बाद आओ क्रिएट रेपो पे, रेपो बन गई। बाकी जैसे कोड पुश होता है गिटहब पे वैसे ही होगा। ये आगे कमांड, मैंने ये वाली कमांड कॉपी की, गिटहब ऐड रिमोट कंट्रोल वाली, ये वाली कमांड कॉपी करनी होती है। यहाँ आता हूँ, जैसे कोड पुश करते हैं वही काम कर रहा हूँ पुराना, गेट इनिट इनिशियलाइज किया, लिंक करवाया, गिट ऐड डॉट सारी फाइल्स अटैच की, गिट कमिट और -m, और यहाँ लिख देता हूँ कि स्टार्टेड, ठीक है, ये गया। और उसके बाद कर देता हूँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है भाई। यहाँ पर ये कोड मैंने, अच्छा रिमोट परमिशन, अरे एक और चीज़ है कि मैंने जो है ना इस अकाउंट, इसके अंदर मैं भूल ही गया था कि मैंने अपना दूसरा अकाउंट ओपन किया हुआ, ये बंद करना पड़ेगा। Ctrl+C CLS क्लियर, इसको भी हटाता हूँ। इस वाले में मैंने लास्ट टाइम जो है ना एक दूसरा अकाउंट ओपन किया था प्रोजेक्ट का, तो वो अकाउंट ओपन है, ज़रा मैं उसको रिमूव कर लूँ यहाँ से। ये गिटहब की फाइल भी, सेटिंग्स भी इसके लिए। अच्छा चलो, ये आपके पास भी देखो पुश करते हुए मेरे पास भी सेम एरर दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी और ने अकाउंट पहले ओपन किया था, मैंने ही किया हुआ था, कोई और अकाउंट। तो आपके पीसी पर भी कोई और अकाउंट ओपन करता है, तो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ क्रेडेंशियल पर, और विंडोज़ क्रेडेंशियल, यहाँ आता हूँ बिलाल 01, ये मेरा दूसरे अकाउंट यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। ये इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको इसको रीस्टार्ट भी करना पड़ जाता है, वरना जो है ना ज़रूरत नहीं होती। अच्छा खैर, यहाँ पर आता हूँ और यही कमांड कॉपी रखनी है मैंने, और इसमें अच्छा है कुछ लिखा नहीं था, ये भी लिख दूँ ताकि कोई चीज़ तो वहाँ नज़र आए, वरना खाली प्रोजेक्ट न जाए। अब आता हूँ यहाँ और फिर से CMD ओपन, गिट इनिट, न्यू गिट इनिशियलाइज किया। देखो जहाँ एरर आया मैंने पुराना गिट रिमूव कर दिया। उसके बाद ये कनेक्शन बनाया, गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m और स्टार्टेड। अब ये वो वाले काम करेगा, गिटहब पे मेरा अकाउंट ओपन है, ठीक है, और वो ऑथेंटिकेशन भी मांगेगा, वैसे रखते हैं स्टार्टेड गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब वेट करते हैं, अभी ऑथेंटिकेशन वगैरह देगा, ये रहा, ठीक है। ये आपने वेट करना होता है बच्चे, यहाँ तक वेट नहीं करते, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये बार बार नहीं आता, ठीक है। फिर आप रीस्टार्ट करो सिस्टम को, फाइल रिमूव करके दोबारा। अभी ऑथेंटिकेशन मांग रहा है यहाँ से, ऑथेंटिकेशन सक्सीड हो गई, सक्सेसफुल, गिट पे कोड पुश हो जाएगा।
कर लिए भाई ब्राउज़र पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। एन एरर वाइल अकॉर्डिंग सेंडिंग रिक्वेस्ट। यूज़र नेम में लिख देता हूँ, ब्लेंडर दे रहा है थोड़ा सा है, बिलाल सिद्दीक SIDDIQE, बिलाल हाइफन ई। पासवर्ड तो कभी मैंने याद ही नहीं किया, पासवर्ड क्या होगा? यार ये तो बड़ा अजाब वाला काम है। जाके सेटिंग से निकालते हैं पासवर्ड। उससे पहले ये वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा खैर यहाँ पर बेटा ये हो गया कोड पुश, ठीक। अब इसको हटाता हूँ, मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। कोड पुश करना आता है आप लोगों को? यही काम किया इस बार मैंने। आज के दिन कोड पुश करने में क्या चीज़ चेंज करवाई? github.io। बस इससे होगा क्या? अब आते हैं यहाँ सेटिंग पर और यहाँ आते हैं पेजेस पर, ठीक है, सेटिंग में और यहाँ पेजेस पर। यहाँ आने के बाद आप कर दो गिटहब एक्शन और एक मिनट मास्टर ब्रांच, ठीक है, और उसको सेव करो ज़रा। ठीक है, उसको सेव कर दिया और एक दोबारा पेजेस पे आते हैं, 2 मिनट। जस्ट हमें ये लिंक पास कर दे। GitHub पेजेस, git clone, git commit, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। लिंक जनरेट नहीं किया अभी तक। कस्टमाइज डोमेन्स अलाउ, मैं लिख देता हूँ GitHub। इतनी देर में तो दे देता है लिंक। हाँ ये इसने दे दिया, वही बहुत देर लगा दी थी। ये रहा बेटा, वो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना github.io वाला, खैर वो सेटिंग में वैसे ही छेड़ रहा था, सेटिंग छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसने लाइव कर दिया। कैसे? ये रहा खुद ब खुद ही। बस मैंने कहा ना आपने github.io करना है, .io के साथ सेव करने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद पेजेस में आना है। पेजेस में आओगे तो यहाँ लिखा हुआ होगा ब्रांच। आपने यहाँ पर जिस ब्रांच में किया, हम मास्टर ब्रांच में कमिट करें, आपने मास्टर ब्रांच में कमिट करके इसको सेव कर देना। थोड़ी देर लगाएगा, ये आपको ये साइड दे देगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे ज़बरदस्त बेनिफिट ये, एक तो आपको लिंक मिल गया, आपका प्रोजेक्ट लाइव हो गया गिटहब से ही। और अब मज़े की बात ये, अगर आप यहाँ आओगे, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ चेंजिंग करोगे, ये रहा। जैसे मैं इधर आता हूँ, सिंपल सा एक काम करूँगा, स्टाइल का टैग ओपन करके मैं कर देता हूँ H1 और कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर रेड, ठीक है। बस ये हो गया। और जैसे ही मैंने कर दिया, मेरे पास यहाँ चेंजेस भी आए। मैंने चेंजेस यहाँ अपडेट करने हैं। मैंने कहा कि भाई H1 कलर चेंज, ये करके मैंने इसको कमिट कर देना है। थोड़ी देर बाद कोड पुश होगा। कोड तो खैर ऑन द स्पॉट पुश हो जाएगा। थोड़ी देर में वेबसाइट भी जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी उस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर नेटलीफाई में हमारे पास ये प्रॉब्लम पक्की रहती थी कि हमने एक दफ़ा प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया, अब वो अपडेट नहीं होता था, ठीक है, जब तक हम गिट की किसी रेपो से इसको लगाएं। तो github.io आपके पास सिंपल तरीका, लेकिन बस इसके लिए आपको गिटहब का काम आना चाहिए। सही है भाई? तो गिटहब आपके पास अगर एरर दे, पहली बात तो ये, अगर एरर देगा नहीं, अगर आप वहाँ से क्रेडेंशियल इसे रिमूव कर दें। अगर एरर दे तो आपने वो गिट की फाइल रिमूव करनी है, फिर क्रेडेंशियल को जाके क्लियर करना है, उसके बाद गिट की चीज़ें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर देता हूँ, खैर इसको अप्लाई करता हूँ। थोड़ी देर में ये कोड यहाँ पर अपडेट कर देगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो जो न्यू कोड है वो तो अपडेट हो चुका है।
कोड तो हमारा यहाँ पर जो है वो अपडेट हो गया होगा। चल जा भाई। इंटरनेट बंद हो गया क्या? हाँ इंटरनेट बंद हो गया। चलो खैर ये कोड तो पुश हो गया, थोड़ी देर में वो भी अपडेट हो जाएगा जैसे ही। अब हम आते हैं यहाँ पर और हमारी जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा गिटहब वाला काम हो गया, कर लोगे ना अब तो पेज लाइव, और यही लिंक हमें मुझे भेज देना जो गिटहब के उस पर आ रहा होगा आपके पास। तो गिटहब पे जो आपके पास लिंक आया वो प्रोजेक्ट आपने अब जमा करवाना है इससे। हाँ स्टार्ट में जहाँ आप देखें, आप न्यू रेपो पे जाते हैं, न्यू रेपो क्रिएट किया आपने, वहाँ पर क्रिएट करते हुए रेपो का नाम बोलता है, प्रोजेक्ट नेम, वहाँ आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा। पहले हम लिखते हैं ना प्रोजेक्ट का नाम, मैंने कहा था BMJ असाइनमेंट्स या कुछ भी, आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट का नाम, उसके साथ ही आपने लिखना है .github.io, ये करके नेक्स्ट वो रेपो क्रिएट कर देना। जैसे नॉर्मल कोड पुश करते हो वैसे पुश कर देना, पुश करोगे आपके पास यही आएगा, ये नॉर्मल रेपो ही है। अब फर्क सिर्फ इतना है, देखो ये रहा प्रोजेक्ट 1 था, यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट 1 था, इस बार लिखा हुआ आ रहा है .github.io। .github.io लिखा हुआ है तो आप सेटिंग में जाओगे और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर पेजेस दिख रहे हैं, आप पेजेस पर आओगे, यहाँ आपको लिंक वैसे नज़र नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ नीचे आओगे, ये खाली होगा, नन होगा ये, आप इसको मास्टर पे आगे क्लिक करोगे और सेव कर दोगे। थोड़ी देर लगाता है, कभी ऐसा कि आपने कहा लिंक आ ही नहीं रहा, सेव करके इसको छोड़ दो, सेव करना है लाजमी, सेव करके बंद कर दो, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 1 घंटे बाद आ जाए, कभी कभार नेटवर्क इशू की वजह, ये आपकी खुद ब खुद आपके प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, लाइव कर देगा। अब मैं ज़रा इसको ऑन करके देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर के साथ अपडेट हो गया, थोड़ी देर लगाई है इसने बैकग्राउंड कलर भी अपडेट कर दिया, समझ गए बात। हालांकि फर्स्ट टाइम जो मैंने कोड पुश किया था वो क्या था ये, तो अब ये यही वाला कोड जो यहाँ पर आ रहा है उसको रन करेगा, समझ गए बात। तो ये ज़्यादा ईजी है, आप वेबसाइट बना ले, कोई चेंजिंग भी करनी हो यहाँ से सिंपल आप अपनी वेबसाइट में कोड में चेंज करके पुश कर दें। आप बेशक इसको बंद कर दें, ये लिंक अपने पास सेव कर लें, ठीक है। आपको पता है अपने इसका नाम .github.io और प्रोजेक्ट 1.github.io लगा दें। चलो अब यहाँ आते हैं, लास्ट टाइम क्या चीज़ देखी थी हमने, फ्लेक्स देखा था, फ्लेक्स में क्या पढ़ा था, जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा था और फ्लेक्स रैप भी पढ़ लिया था। देखो एक div था, पहले मैं बता दे रहा, div.container, ठीक है ये है कंटेनर आ गया। यहाँ आने के बाद div.items, इसके अंदर कुछ आइटम्स होंगे, ठीक है। खैर ये मैंने 3-4 साथ बनाने थे, यही काम किया था आप लोगों ने। और उसके बाद डॉट कंटेनर था और उसके बाद डॉट आइटम्स था, इन दोनों को एक एक चीज़ दी थी, वो क्या था, इधर भी इंटर करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दोनों को दिया था, उसके बाद हाइट दोनों को दी थी, विड्थ दोनों को दी थी, ठीक है। अब अलग अलग इनको बैकग्राउंड कलर दे, इसको कलर दे देता हूँ रेड ताकि नज़र आए, इसका मार्जिन कर देता हूँ और ऑटो ताकि सेंटर में आ जाए, ठीक है। और उसको विड्थ दे देता हूँ, इसको फ़िलहाल जो हाइट देता हूँ मैं कर देता हूँ 80 ph और 90 vw। अब बैकग्राउंड कलर इनको देना है, इनको कलर दे देता हूँ कुछ भी ग्रीन टाइप का ताकि नज़र आए, और 300 पिक्सल इसकी, 300 पिक्सल और 320 पिक्सल, और इसके बाद इसको थोड़ा सा एक मार्जिन दूंगा 1 पिक्सल का ताकि थोड़ा सा गैप भी फील हो मुझे। अब इसको सिर्फ वहाँ जाके लाइव पे देखेंगे और फिर वहाँ पता चलेगा डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज क्या करनी थी। ठीक है भाई, ये बॉक्सेस आ गए, बॉक्सेस बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह कि इसकी हाइट क्या है, हाइट हटा दूँ, अब बैकग्राउंड इनके मुताबिक चलेगा जितना उसका कंटेंट है। अब मकसद ये था हमारा कि हमने ये जो है बिलफर्स 32280 कर दिया, हम चाह रहे हैं साइड बाय साइड आए, कैसे आए, साइड बाय साइड आ जाए। उसके लिए हमने कहा था हम 2 तरीके, एक तो ये तरीका है
मैं इन सब का डिस्प्ले कर दूं इनलाइन ब्लॉक, तो सब आ गए इस तरीके से। लेकिन यहाँ हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, ये रैप पे खुद कर रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं सेट, देखो। लेकिन इनको सेट करना, लेफ्ट राइट करना, अलाइनमेंट करना, अपने पेरेंट के हिसाब से सेट करना, काफ़ी सारी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है ऐसे। इसके लिए हम इसके क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हटा के पेरेंट से कहते हैं कि आप अपना डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, तो ये सब ऐसे है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वैसे तो इनकी विड्थ ज़्यादा थी, अगर मैं और कंटेंट ले आऊँ, ये तो ऐसे एडजस्ट हो रहे हैं भाई, इनकी विड्थ ही ख़राब हो रही है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है फ्लैक्स रैप, और यहाँ पर होता है रैप। अगर रैप लगा दूँ तो ये इस तरीके से रैप होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। ये सिंपल हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो लेआउट सेट करने के काम आती है। अच्छा, इसमें एक है फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर मैं कर दूँ कॉलम, तो ये कॉलम में ही रहेगा। बातों का हमें फ्लैक्स में ही जरूरत पड़ता है कॉलम्स में ही सेट करना। अब फ्लैक्स कॉलम लगा के क्या फ़ायदा भाई, फ़ायदा ये है कि जस्टिफाई कंटेंट्स वगैरह तो इस पर चलेगा ना, ठीक है। अब मैं आ जाऊँ, लिखूँ जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर लगा दूँ, ठीक है। अच्छा एक मिनट, वो ऑलरेडी सेंटर में देगा क्योंकि अब ये फ्लैक्स उसके हिसाब से चल रहा है, रॉ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, नंबर नहीं दिया मैंने, दूसरे इसमें प्रॉपर्टी है रॉ, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स की प्रॉपर्टी क्या लगी हुई होती है हमारे पास, रॉ की लगी हुई होती है। इसी के साथ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, जो कि सेंटर भी है, तो सेंटर कर देगा सबको। एक है लेफ्ट, तो लेफ्ट कर देगा, ठीक है। एक है स्पेस अराउंड, तो इनके अराउंड स्पेस होगा। एक है स्पेस बिटवीन, तो बिटवीन इनके स्पेस होगा। और एक और है, वो बिल्कुल सेम उसी की तरह ये रहा, इवनली हर एक को इंडिविजुअल स्पेस देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल यूज़ की थी। फिर अगर इसकी विड्थ है, जैसे मैं ये बॉक्सेस कम कर देता हूँ, ठीक है भाई, और विड्थ बढ़ा देता हूँ 90 की जगह, विड्थ बढ़ा ही देता हूँ। अब ये यहाँ आ रहा है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर दूं सेंटर, तो ये वर्टिकली सेंटर करता है। अलाइन आइटम फ्लैक्स के लिए वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। और अगर मैं इसको कर दूं स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट बोलूं या स्टार्ट बोलूं, एक ही चीज़ है। फ्लैक्स एंड किया तो फ्लैक्स के एंड पे, फ्लैक्स स्टार्ट पे लगाना हो तो स्टार्ट पे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि हाइट होनी चाहिए। अगर हाइट नहीं है तो ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। वजह यह है कि अगर हाइट नहीं है, क्या नहीं है, तो ऑलरेडी बस वो उसके फिक्स्ड ही है। अब ये सेंटर में बॉक्स वर्टिकली नहीं, हाँ ये सेंटर में भी, लेफ्ट पर भी टच है, टॉप पे भी, बॉटम पे भी है, तो हर जगह, ठीक है। इस केस के अंदर ये चीज़ यूज हो रही है। एक ये हो गया। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, खैर यहाँ पर आ जाओ, सेल्फ अलाइंस की भी। जैसे इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, ये सेंटर हो गया। इसमें आती है एक प्रॉपर्टी सेल्फ अलाइन, और अलाइन सेल्फ होता है शायद, अलाइन आइटम, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है। ये क्या करती है अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी, कि जब आप इस पर अलाइन लगाएंगे, मैं करता हूँ स्टार्ट, ओह सॉरी, ये इस पे नहीं लगेगी, ये लगेगी आइटम 1। मतलब हर सब आइटम्स पे तो नहीं लगेगी, जिस आइटम पर आप लगाना चाहोगे उस पर। मैंने इसको आइटम 1 नाम दे दिया, कॉपी करता हूँ, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4। जिस पर ये प्रॉपर्टी लगाना चाहो उस पर लगेगा। आइटम 1 को मैंने क्या दिया, अलाइन सेल्फ, और मैं कर देता हूँ स्टार्ट, तो ये अकेला स्टार्ट की तरफ है, बाकी सारे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉपी कर लूँ, जिसको जैसी अलाइनमेंट देना चाहूँ वैसे दे सकता हूँ। इसको कर दूँ फ्लैक्स एंड, तो ये एंड पर आ जाएगा। समझ गए बात, क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी ये आती है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है इनकी, वो क्या है भाई, कि अगर कोई आइटम छोटा है, उसकी विड्थ वगैरह कम है या, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहीं पर लिखता हूँ फ्लेक्स ग्रो के हवाले से। फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक के यहीं पर बता देता हूँ। फ्लेक्स ग्रो पर आता हूँ,
और यहाँ आने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ। इसने अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। The flex grow CSS property sets the flex grow factors which specify how much of the flex container's remaining space should be assigned to the flex items। मतलब ये कि अगर एक आइटम है, जैसे मैंने बना दिए 300 तक दिए ना, कहाँ गया, इनकी वेट कम कर दूँ 250 कर देता हूँ। और अगर और आइटम हो हमारे पास बचे इस अभी ये खैर मैंने सबको एक जितनी वेट दी हुई है इसलिए ये ऐसे दे रहा है। अगर अलग अलग वेट्स के हों कार्ड्स, अब जो बच जाएगी वो वेट किसको देनी है हमने, तो ये फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी बताएगी। जैसे देखो इन तीनों का अलग अलग वेट है। अगर मैं फ्लेक्स ग्रो कर दूं एक को, देखो इस वाले को लगाया मैंने, 1 टाइम ग्रो 2 टाइम्स ग्रो, वैसे तीनों इक्वल्स दिए हैं। जिसको ग्रो करूंगा वो उतने टाइम क्या करेगा, स्पेसिस बढ़ा लेगा। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है इसकी फ्लेक्स श्रिंक की, बहुत कम यूज़ होती है, इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ आती है श्रिंक की प्रॉपर्टी। इसको भी यहीं ले आता हूँ। इसके लिए मुझे हर आइटम पे अलग अलग बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ आता हूँ इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को। ये रहा श्रिंक का मतलब अगर एक आइटम ज़्यादा ही फैल गया है, कंटेंट बाहर की तरफ ले जा रहा है, उसको इन करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। देखो ज़्यादा ही छोटा हो गया। श्रिंक का मतलब सुखड़ जाना, ग्रो का मतलब किसी चीज़ का बड़ा हो जाना। ठीक है, तो अगर कोई आइटम अपने पेरेंट से बाहर निकल रहा है साइज के, तो आप उस पर फ्लेक्स श्रिंक लगाओगे। और अगर कोई आइटम ज़्यादा ही छोटा है, बाकी आइटम्स बड़े हैं, तो आप उस पर लगाओगे फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, ताकि वो इक्वली एडजस्ट कर ले। जिस आइटम पे उस पर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे आपको ये 4 आइटम है, चेक करने के लिए आप सबको अलग अलग हाइट दो। ठीक है, इसको हाइट, इसको हाइट, इसको विड्थ, सॉरी विड्थ दो, इन सबको एक को थोड़ी कम दो। ग्रो करो, बाकी सबके बराबर अपने आप को ग्रो कर लेगा। श्रिंक करो, बाकियों की साइज जो है बड़ा है, एक या 3 का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, इसको श्रिंक करो तो वो सुखड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लेक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, यहाँ आता हूँ और इसको हटाते हैं श्रिंक के हवाले से। W3 स्कूल CSS पर आता हूँ पहले मैं। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, हम पैडिंग वैडिंग पढ़ चुके हैं, ज़ीप पोजीशन पढ़ चुके हैं, सारी री इंडेक्सिंग पढ़ा चुका हूँ, है ना। ओवरफ्लो बताया हुआ है मैंने, ओवरफ्लो नहीं बताया आप लोगों को, जी इंडेक्स बताया नहीं, पोजीशनिंग और जी इंडेक्स, जी इंडेक्स नहीं बताया, पोजीशनिंग पढ़ाई है मैंने आपको। बॉक्स से बॉक्स बताए थे, मैंने कहा था कौन सा बॉक्स आगे आएगा, उसके लिए जी इंडेक्स देना पड़ता है। नैव बार का मैंने बताया था सबसे बड़ा जी इंडेक्स होता है। पता नहीं कितनी क्लास को बताया, याद नहीं रहता किसको बताया किसने। जी पोजीशन पढ़ाई थी ना, पोजीशन, अच्छा पोजीशन तो पढ़ाई थी। अच्छा चलो ये बता देता हूँ, पोजीशन के अंदर ये जी इंडेक्स, जी इंडेक्स तो नहीं चीज़ है, पोजीशन तो ये सारी पढ़ाई है ना, देख लो, पता चले ये भी ना पढ़ाई। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी, जबरदस्त। अब आओ जी इंडेक्स पे। जी इंडेक्स बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं हटा देता हूँ पहले जी इंडेक्स। ये रहा। कुछ बच्चों के पास ऐसा एरर आया होगा, एरर क्या मैं बताता हूँ। इस इमेज की पोजीशन अगर एब्सोल्यूट ना करूँ, जैसे ये रहा ना, ये पूरा कट कर देता हूँ, इमेज आ रही है और टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैं, देखो इमेज है और टेक्स्ट है, अगर मैं इस इमेज को ले आऊँ, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लूँ, तो ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल गया। पहली चीज़ ये है ना, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलेगा तो ये टॉप पर आ जाएगा, जहाँ इसको सेट करूँगा। ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, जैसे अगर मैं इसको कर दूँ लेफ्ट से 100 पिक्सल, तो इस तरफ आ रहा है 100 पिक्सल। ठीक है, टॉप से 10 पिक्सल, तो ऐसे आ रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि ये दरख्त जो है वो कहाँ आ रहा है, ये ट्री किस जगह आ रहा है, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। ये ट्री किस जगह आ रहा है, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। अब क्या करें, इसका क्या हल है, इस चीज़ को हमने ज़रा सा समझना है। अब इसके लिए यूज़ होता है जी इंडेक्सिंग। देखो अब ये क्यों यूज़ होता है, उसकी वजह ये है कि भाई 2-3 बॉक्सेस बने हुए, उन सब पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगी हुई है। अच्छा, इसके लिए शर्त है जी इंडेक्स उसी एलिमेंट पे काम करेगा जिसपे कोई ना कोई पोजीशन प्रॉपर्टीज लगी हुई हो। अगर पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं अप्लाई होगा। अभी हम अप्लाई करके देख लेते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। अब ये आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट। मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ जी हाइफन इंडेक्स, और ये 1 तो होगा, 1 दूंगा, यही टॉप पर है भाई।
क्योंकि जिसका जी इंडेक्स बड़ा होगा ना तो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट का जी इंडेक्स 0 या 1 होता है, बस 0 होता है, सॉरी जी इंडेक्स 0 होगा। बाकी आप 1 किसी को प्रोवाइड करते हैं, अब इसका इंडेक्स क्या दिया है 1 है, एब्सोल्यूट जिसकी पोजीशन है, अब इसको -1 करना पड़ेगा ताकि ये क्या चला जाए, बैक पे चला जाए। देखो -1 दिया, अब ये बैक चला गया, ठीक है। अब इस चीज़ को एग्जांपल को समझाने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, आपको सिंपल एक दो div डॉट बॉक्स 1 टिप्लावर 3 बॉक्सेस बनाता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ 1 2 एंड 3, यहाँ स्टाइल के अंदर आने के बाद मैं इस पोजीशनिंग पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ। डॉट बॉक्स 1 कॉपी टू एंड 3, 3 बॉक्सेस हो गए हमारे पास। इन तीनों बॉक्सेस को थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। एक दूंगा बैकग्राउंड कलर ताकि नज़र आए, दूसरा इनको दूंगा एक हाइट, तीसरा इनको दूंगा एक विड्थ, ठीक है भाई। अब बॉक्सेस को विड्थ और हाइट अलग अलग वे में दूंगा। अब इसको दे देता हूँ रेड कलर, ग्रीन, ब्लू। अब यहां आता हूं, इसको हाइट दे देता 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, ठीक है भाई, क्लियर। अब आ जाते हैं विड्थ के ऊपर। विड्थ दे देता हूं तीनों को, अच्छा ये हाइट दी है ना, विड्थ भी चेंज कर देता हूं, विड्थ कर देता हूं 200 पिक्सल, 300 पिक्सल एंड 400 पिक्सल। कोई मसला? बाय डिफॉल्ट देखो ऐसे आ रहे हैं सारे बॉक्सेस, कोई बॉक्स किसी बॉक्स के ऊपर नहीं आ रहा, कोई बॉक्स छुपा हुआ नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, इन तीनों की पोजीशन करता हूं एब्सोल्यूट। अब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर। अब देखो जरा, ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो गए, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल गए तीनों के तीनों। पहले नंबर पे ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये वाला आ गया। अब मैं काम कर लेता हूँ, जो सबसे ब्लू वाला है ना उसकी विड्थ कम कर देता हूँ, हाइट और विड्थ दोनों ही। इसको कर देता हूँ 200 बाई 200, इसको कर देता हूँ 300 बाई 300, इसको कर देता हूँ 400 बाई 400, ताकि नीचे वाले बॉक्स नजर आए। सबसे टॉप पर कौन है, ब्लू वाला, फिर ग्रीन, फिर ये, हालांकि सबसे आखिर में होना चाहिए ग्रीन, ये। तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट करने से हर एक फॉर्मेट के बाद। अब मैं चाहता हूँ रेड वाला सबसे ऊपर आया, ऑर्डर में कोई भी देना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे आ रहा है। नीचे एक और एलिमेंट लाऊं 4 को एब्सोल्यूट करूंगा, वो इसके भी ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लेकर आता हूँ, एलिमेंट 4 लाऊंगा ना, और उसको कर देता हूँ 150। नहीं भाई, इतने वो लिखने के बाद 100 बाय 100, ताकि स्मॉल साइज है ना, पता चले। इसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसको कलर दे देता हूँ येलो ही बचा है, ये इनके भी टॉप पर है। अब मैं पोजीशनिंग करना चाहता हूँ, पहले नंबर पे मैं चाहता हूँ आ जाए कोई और कलर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ग्रीन टॉप पे आ जाए। अब ग्रीन टॉप पे आ गए, ये दोनों छूट जाएंगे, ठीक है, ये भी है। अच्छा वो खैर अगर हैं तो उनको मैं लेफ्ट राइट करके ला सकता हूँ, ठीक है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ यार, मैं ये बोल देता हूँ कि पहले नंबर पर आ जाए क्या, ये ग्रीन, तो ग्रीन वाला ये है, इसको मैं दे देता हूँ जी, इंडेक्स तीनों को देना है, जी इंडेक्स तीनों को देना है। जिसका इंडेक्स सबसे बड़ा होगा वो टॉप पे रहेगा। जैसे मैं इसको कर दूं ना, इसको कर दूं आपका इंडेक्स 4, आपका इंडेक्स नंबर 3, आपका इंडेक्स नंबर 2, आपका इंडेक्स नंबर 1। सेव किया, और अच्छा एक मिनट, उल्टा कर दिया सर, वही कर दिया फॉर, अच्छा सॉरी, अल्लाह अकबर, इतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। सबसे टॉप पर वही आ रहा है,
इसको कर देता हूँ 4 3 2 1, तो ये हो गया 3 2 1। सबसे टॉप पे कौन आया? ये आया 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर 3 नंबर आया, ठीक है, उसके बाद ये आया। अब चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं बोलूँ 4 के बाद भाई तू 3 हो जा और तू 2 हो जा, और 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखो क्या होता है, जिसको जो नंबर दिया है वो आ गया। और इनको चेक करने के लिए इनकी पोजीशनिंग कर सकता हूँ। कौन कौन सा मिसिंग है? ग्रीन और येलो। ग्रीन कलर को मैं देता हूँ ना लेफ्ट से, लेफ्ट की प्रॉपर्टी 200 पिक्सल, नजर आया रेड के नीचे। अच्छा येलो वाले को भी कर सकता हूँ, येलो वाले को बोलता हूँ भाई लेफ्ट से 300 पिक्सल, अभी भी बहुत ज़्यादा है, 400 पिक्सल, 500 पिक्सल, ये नज़र आना शुरू हो, देखो ये रहा। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्सिंग, इसकी इंडेक्सिंग क्या है? सबसे कम है, 1 है। अगर अच्छा इसको ग्रीन के ऊपर लाना हो तो ग्रीन की इंडेक्सिंग इसको दे देता हूँ 1 और 4, 1 और 2 था, सॉरी। अब देखो जरा, अच्छा ये है ही ऑलरेडी ही बाहर निकला हुआ है। ग्रीन येलो वाले को 2 दिया इंडेक्स और ग्रीन वाले को 1 दिया, और इसको थोड़ा सा कम कर दो, 400 पिक्सल तक कर दूँ। हाँ ग्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन के ऊपर येलो कलर आ गया। तो जी इंडेक्सिंग का ये काम होता है, कोई भी चीज़ ओवरलैप हो रही है। याद रखना नैव बार का इंडेक्स हम देते हैं, नैव बार का इंडेक्स होता है, सॉरी ये नैव बार का जो जी इंडेक्स होता है वो देते हैं 999, ताकि नैव बार किसी भी सूरत में ये ना हो। ऐसा एक एरर है हमारे पास, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैथ इज फन नाम की वेबसाइट है, अल्लाह, यहाँ कुछ भी लिखूंगा आना मैंने गूगल पर ही है। मैथ इज फन पर आता हूँ। अब यहाँ देखो स्क्रॉल करता हूँ, नैव बार आएगा, ये रहा, ये वाला। अब देखो स्क्रॉल किया, देखो क्यों इसके डाउन जा रहा है? क्योंकि इसका इंडेक्स इसके इंडेक्स से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए देखो ये इसके। अब ये वाला इससे इसका इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए टॉप पर आ रहा है। जिससे ज़्यादा होगा इंडेक्स उसके टॉप पर आएगा, जिससे कम होगा उसके डाउन से गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये आप इंडेक्सिंग का काम देख सकते हैं। नैव बार पे भी यही है। आप लोगों ने जब स्टिकी नैव बार बनाया होगा, यूज़ किया होगा, हो सकता है किसी ने स्क्रॉल किया हो, टेक्स्ट उसके ऊपर से जा रहा हो, नैव बार टेक्स्ट के नीचे अगर चेक किया हो। मुझे नहीं लग रहा कि बच्चों ने पढ़ा होगा, यही नहीं है किसी ने, ठीक है भाई। ये आपके पास जी इंडेक्सिंग का काम है। अच्छा खैर आगे आते हैं। ओवरफ्लो बहुत सिंपल सा एक काम है, ओवर को फ्लो कर देता है, ठीक है भाई। ओवरफ्लो का मतलब जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लग जाए। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि ये। अब यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है? ये टेक्स्ट क्या हो रहा है? देखो ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2 वजह से हो सकता है, ठीक है। एक तो ये रहा ओवरफ्लो विजिबल हुआ हुआ है, ठीक है, नज़र आ रहा है, ओवरफ्लो नज़र आ रहा है। मैं हटा भी दूँ इसको तब भी यही है। प्रॉपर्टी नहीं है, क्या दिया है? बैकग्राउंड कलर दिया है, विड्थ दी है, हाइट दी है। और ये अगर मैं हाइट हटा दूं तो टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन मसला है डिव का साइज भी तो बड़ा हो जाएगा, है या नहीं? अब डिव इतना ही चाहिए, लेकिन डिव इतना चाहिए, टेक्स्ट ज़्यादा दे रहा है कस्टमर या कोई भी बंदा टेक्स्ट ज़्यादा लिख के सेंड कर रहा है। वो टेक्स्ट तो मैं चाहता हूँ भाई टेक्स्ट रहे तो सेफ तो रहे, लेकिन नज़र ना आए। तो इसके लिए एक है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो हिडन कर दो आप, विजिबल का उलट, तो ये हिडन हो जाएगा। समझ आ गई बात? और एक और होती है इसमें स्क्रॉल। आप स्क्रॉल स्क्रॉल लगा दो, अब विजिबल भी होगा, स्क्रॉलिंग नीचे। क्या हुआ? कबाड़ा नहीं, ये तो मैंने इस तरीके से दिया है। आप ज़्यादा टेक्स्ट लिख दो, और हाइट बढ़ा दो ना, एक लिमिटेड हाइट बताता हूँ मैं, जैसे कि 300 पिक्सल और हाइट जो है वो 100 पिक्सल, ठीक है भाई। ये आपके पास आ गया।
ये स्क्रॉल है। अब ये स्क्रॉल लगाने से दोनों साइड पर स्क्रॉलिंग आती है। अच्छा स्क्रॉल एक्स है या स्क्रॉल वाई, ऐसे कुछ भी होगा, स्क्रॉल वाई है या वाई, स्क्रॉल एक्स या ओवरफ्लो एक्स एक्सिस होता है। खैर देख लेता हूँ बैक पे है, अगर ऐसा ही है तो स्क्रॉल, ठीक है, और शायद वाई पर भी होता है ऐसे, हाँ ठीक है, ये वाई वाला सिंगल देता है। वैसे इसकी जगह हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, स्क्रॉल की जगह ऑटो। हाँ ऑटो यही वाला काम कर रहा होता है, ठीक है। या तो आप स्क्रॉल यूज़ कर लो तो ये स्क्रॉलिंग आ जाएगी, लेकिन स्क्रॉलिंग दोनों साइड पर स्क्रॉलिंग आएगी। ये वाली स्क्रॉलिंग क्यों नहीं आ रही है? ये हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हुआ होता है, रैप हुआ होता है। तो ऑलरेडी ये रैप फॉर्म में होता है, मतलब विड्थ हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है टेक्स्ट की, वो विड्थ के हिसाब से नहीं, जो इसके साथ हाइट के हिसाब से, क्योंकि टेक्स्ट हमारा यूँ बढ़ता रहता है। आप विड्थ कम करते जाओ टेक्स्ट नीचे की तरफ आता जाएगा। टेक्स्ट आप ज़्यादा लिख दो कभी भी बाहर नहीं निकल रहा होता। खैर इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट लगाने की, वो हटा दो तो टेक्स्ट क्यों रैप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम, और ये आपके पास ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। बाकी अगर ऑटो लगाओगे तो सिर्फ वन साइड का आएगा, मतलब जिस साइड टेक्स्ट फ्लो कर रहा है, यहीं पर अभी फिलहाल इस तरह फ्लो कर रहा है, ऐसे अगर इस तरह फ्लो करता तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल इस तरह बनकर आ जाता है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, और अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ, ये नहीं मैंने चेक किया कभी, 500 पिक्सल कर दूँ, 900 पिक्सल कर दूँ। अच्छा वो तो नीचे स्क्रॉलिंग आ जाएगी, इस टेक्स्ट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर स्क्रॉलिंग नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आओ, और स्क्रॉलिंग में यही चीज़ दी हुई है इसने, ओवरफ्लो, हिडन और स्क्रॉल, और ये। अच्छा आगे आते हैं, फ्लोट पढ़ा है हमने, फ्लोट भी नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है लोगों ने? ओवरफ्लो। फ्लोट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखो ये दोनों हैं फ्लोट, लेफ्ट और राइट की फॉर्म में, दो बॉक्सेस हैं। देखो जैसे यहीं पर समझाता हूँ, एक इमेज, एक टेक्स्ट लिखा, पैराग्राफ, वे पैराग्राफ पर आ गया, समझ गए बात। एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ पी के अंदर ही मैंने क्या लिखा है, इमेज डाली, और इसी के अंदर क्या लिख दिए, टेक्स्ट लिख दिया। लेकिन ये टेक्स्ट शुरू कहाँ से हो रहा है, इमेज के बाद से, इमेज के बाद से हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट या जो भी चीज़ें इसके बिल्कुल राइट से यहाँ से स्टार्ट हो जाए। इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है कंट्रोल वी। इमेज को टारगेट किया, फ्लोट राइट किया, आप देखो जरा राइट साइड पे इमेज फ्लोट हुई, टेक्स्ट यहाँ आ गया। अगर इसको लेफ्ट साइड पे भी कर दूँ तो, लेफ्ट साइड पे भी करूँ तो इमेज लेफ्ट ही रहेगी जैसे पहले थी, लेकिन इस बार ये अलाउ कर देगा अपने साथ किसी भी बात, ठीक है। बात समझ आ गई। अब यही चीज़ है, ज़रा हम आते हैं यहाँ दो बॉक्सेस के साथ, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक बना के खेलते हैं। आप सब चाहें बॉक्स 1 2 3 छुट्टी, जी इंडेक्सिंग और पोजीशनिंग की छुट्टी, इन दोनों की भी हो गई छुट्टी। और ये कर देते हैं बाय 400 बाय 400, सेव करते हैं। हाँ भैया ये दो बॉक्सेस आ गए, और बहुत ज़्यादा बड़े साइज के ले लिए। ठीक है भाई, ये दो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको या नहीं दिख रहे? ठीक है भाई, नजर आ रहे हैं आपको। अब फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी क्या करती है, ये रेड वाला बॉक्स है, अगर मैं इसके साथ लगा दूं फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट करूं तो होगा क्या, लेफ्ट साइड पर ये फ्लोट हुआ है, दूसरा वाला बॉक्स भी इसी के साथ आ गया, उसका बॉक्स आया इसी के नीचे, ठीक है। इसके नीचे क्या आ गया, दूसरा वाला भी बॉक्स आ गया। अगर मैं इसको कर दूं फ्लोट राइट, अब ये खुद राइट साइड पे चला गया, देखो बॉक्स 2 कहां आ गया, समझ आएगा, बॉक्स 2 यहां पर आ गया क्योंकि इसकी राइट। तो फ्लोट, आप जब भी किसी एलिमेंट को कहते हो फ्लोट राइट, तो वो चुपचाप उठकर साइड पर आ जाता है, एक कोना पकड़ लेते हैं, बाकी साइड की जितनी जगह यहाँ कोई भी एलिमेंट आ सकता है।
अब ना उसने डिस्प्ले चेंज किया ना कुछ, लेफ्ट ये फ्लोट करके कहाँ आया, राइट पर आया, तो ये वाली साइड खाली थी, जो इसके नीचे एलिमेंट था वो ऊपर आ गया, ये वाला खुद यहाँ आया और ये। अच्छा अब यही काम मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, इस पे नहीं लगाता फ्लोट की प्रॉपर्टी, नीचे वाले को बोलता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट पर ही है, इसको आता हूँ करता हूँ फॉर फ्लोट राइट, जैसे ही राइट किया देखो ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये एलिमेंट नीचे नहीं आया, ठीक है, ये एलिमेंट ऐसे नहीं आया। अच्छा ये करता हूँ मैं जरा, मैं इसको कर देता हूँ फ्लोट राइट, राइट ही रखता हूँ इसको, साथ में एक काम करता हूँ इसको भी कर देता हूँ फ्लोट राइट, तो देखो दोनों एक साथ यहाँ पर आ गए। अब एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट, देखो दोनों साथ आ गए, ठीक है, जो पहले वाला एरर था वो भी सॉल्व हो गया। तो फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी साथ कोई भी टेक्स्ट कोई भी चीज़ जो नहीं आ पा रही है आप फ्लोट लगाएंगे तो इस तरीके से साथ आ जाएगा। अच्छा ये है कि आई थिंक उसके साथ कुछ होना चाहिए, लॉरेम लगा देता हूँ मैं और फ्लोट की प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, बॉक्स वन पे आता हूँ यहाँ पे और फ्लोट की लेफ्ट की प्रॉपर्टी लाता हूँ, वो टेक्स्ट इसके साथ से आना शुरू हो गया है। वरना ये टेक्स्ट जैसे हम डिव है ना, एक डिव है ये सिर्फ वन रखा हुआ है, इस डिव के साथ में अगर टेक्स्ट लिखूँ कभी भी टेक्स्ट साथ नहीं आ सकता, मैं चाहता हूँ डिव के साथ आए ये टेक्स्ट, साथ से स्टार्ट हो, तो डिव को करना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट। हालांकि फ्लोट ऑलरेडी लेफ्ट पे था, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है लेफ्ट लिखने से लेफ्ट पे हो जाएगा, ऑलरेडी लेफ्ट पर है, कहाँ लेफ्ट पर होगा। सिर्फ लेफ्ट लिखने का मतलब ये होता है, फ्लोट लेफ्ट का मतलब कि भाई सिर्फ लेफ्ट संभालो, बाकी सब छोड़ दो, तो इसने बाकी हिस्सा छोड़ दिया, टेक्स्ट यहाँ पे आना कुछ शुरू हो गया। समझ गए बात? अगर मैं इसको कर दूं ना इसी पॉइंट पर फ्लोट राइट, तो राइट साइड पे फ्लो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट आना शुरू हो गया। बात समझ आ गई? फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी, शायद फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी जो असल यूज कर रहे होते हैं वो इन कामों के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये जैसे दिया है, ये एक इमेज लगाई हुई है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है ये, तो जिस चीज़ को आपने लगाना हो लेफ्ट राइट इमेज की फॉर्म में आप देखो ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप ये वाले काम के थ्रू उसको ला सकते हो, बाकी ज़्यादा इसको चुनने की जरूरत है। एक और चीज़ है, पढ़ा देता हूँ ये, क्योंकि फ्लोट अब यूज़ नहीं होता, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं कि कभी आप कोई काम कर रहे हो या कोई फंसा हुआ आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसके अंदर फ्लोट की प्रॉपर्टी हो सकता है यूज हुई भी हो पहले की, तो वो आपको पता ही ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने वन टाइम यूज़ किया हो। बाकी आता हूँ यहाँ फ्लोट है, आप फ्लोट को कर दो, अगर मैं लेफ्ट कर देता हूँ इसको भी, चलो इसको खैर कुछ भी नहीं करता, फ्लोट राइट किया, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा डिव भी नहीं है दूसरा, बोलो डिव आप नहीं का, अब देखो जरा, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट, मैंने इस रेड वाले बॉक्स को बोला फ्लोट होकर कहाँ आ जाओ, राइट साइड पे आ गया, तो यहाँ पर जगह बच गई थी, ये ग्रीन वाला खुद ऊपर आ गया। देखो ये इसको कुछ भी नहीं किया, ग्रीन वाले बॉक्स ये अपनी जगह पर ही, इसका टैग देखो, ये राइट किया, ये अपनी जगह पर ही, अगर इसका राइट हटा दो जैसे कैसे, कोई मसला? ये वाला बॉक्स नंबर 1 है और ये बॉक्स 2 है। याद रखना जो पहले से मौजूद है फॉर्मेटिंग में, कोई टेक्स्ट कोई एलिमेंट अपने बाद वाले एलिमेंट को क्लियर नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, देखो मैं यहाँ पे बोलूँ क्लियर, राइट साइड पे खुद है, कौन सी साइड क्लियर करनी है, लेफ्ट, लिख दो क्लियर लेफ्ट, लेफ्ट नहीं क्लियर कर सकता ये नहीं इसको हटा सकता। लेकिन ग्रीन वाला खुद चाहे तो ग्रीन वाला अपने आप को खुद हटा सकता है। तो अगर मैं कर दूं क्लियर राइट, अब ग्रीन वाला लेफ्ट साइड पर है ना, क्या क्लियर करना है, राइट। अगर मैं करूँ ना क्लियर लेफ्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट ऑलरेडी क्लियर है। अगर मैं कर दूं राइट तो ये बॉक्स नीचे आ जाएगा। बात समझे? ठीक है, अब ये वाला काम है, मैं इसको हटाता हूँ, बोलता हूँ फ्लोट राइट, फ्लोट राइट हो गया। अब देखो यहां पर आने के बाद मैं लिखता हूं कि इसको कर देता हूं फ्लोट लेफ्ट, ये लेफ्ट पर है और ये राइट पर है, दोनों बॉक्सेस ऐसे ही हैं। मैं चाहता हूं ये बॉक्स इसको हटाए, अब रेड वाला इसको क्लियर नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ ना यहाँ लगाओ क्लियर की प्रॉपर्टी और बोलूँ क्लियर कर दो राइट को, रेड ग्रीन को नहीं हटा सकता। लेकिन ग्रीन में पावर है कि
रेड को हटा दे या वहां से खुद हट जाए, जैसे क्लियर और कर दूं लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो उसको क्लियर करेगा, नहीं हुआ तो खुद नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी जब साथ हों जहां पर भी हों तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज के लिए क्लियर करने के लिए क्लियर की प्रॉपर्टी यूज होती है। यही नीचे दिया हुआ इसने, ये देख लेना। इनलाइन ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं। अलाइन पर आते हैं जरा। अलाइन देखा है हमने। अब ये अलाइन कुछ लॉजिकल चीजें हैं, इनको जरा समझ लो, बड़ा सिंपल सा है। CSS लेआउट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये बहुत काम की चीज है, इसमें कुछ नया नहीं है। क्या नहीं है? नया नहीं है। जो चीजें आपने पढ़ ली हैं पीछे से, यहाँ पर अलाइन के अंदर वही चीजें। अलाइन का मतलब किसी चीज की अलाइनमेंट सेट करना। अब वो मल्टीपल चीजों की अलाइनमेंट हो सकती है, यहाँ पर अलाइनमेंट ही सेट करेगा, लेकिन इन अलाइनमेंट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपको किसी चीज को क्विकली अलाइन करना बता रहे हैं, मतलब किसी चीज को लेफ्ट राइट सेंटर, ये 3 अलाइनमेंट क्विक अलाइनमेंट होती है। अब हर चीज को पहले नंबर पर आता है सेंटर अलाइन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को सेंटर करना हो, बहुत आसान तरीका है, आप उसको कोई विड्थ दो और उसका मार्जिन ऑटो कर दो, लेकिन डिस्प्ले क्या करना है? ब्लॉक। यही वाला काम हम डिफ के साथ करते हैं। विड्थ दी, मार्जिन ऑटो किया, सेंटर हो गया। क्यों हुआ? यहाँ पर तो सर डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि क्या है? डिव है, डिव ऑलरेडी ब्लॉक है। अगर और कोई एलिमेंट हो जो ब्लॉक नहीं है, उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक करो, वो भी क्या करेगा? यही काम करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। टेक्स्ट को सेंटर करना हो, क्विक तरीका यही है, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, वो लगाओ, टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। हर एलिमेंट को सेंटर करना आ गया। कोई भी एलिमेंट अगर टोटली सेंटर करना है, सिर्फ सेंटर करना है, आप उसका डिस्प्ले ब्लॉक करो और क्या कर दो? अलाइन सेंटर कर दो। विड्थ दे देना, विड्थ दोगे, वरना ब्लॉक करोगे तो पूरी जगह घेर लेगा, अब आपको पता ही नहीं चलेगा उसने कितनी जगह ली। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इमेज को सेंटर कैसे करें? इमेज का भी बड़ा सिंपल तरीका है। इमेज का डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो कर दो। अच्छा, इसने बोला हुआ है 2 काम, लेफ्ट और राइट का मार्जिन ऑटो करो। लेफ्ट और राइट का मार्जिन, ताकि ये क्या है कि आप वो भी लगा सको। खैर, अगर आप लेफ्ट राइट का लगाओ तब भी सेंटर है। अगर आप ये 2 हटा के इसकी जगह एक ही लिख दो, मार्जिन ऑटो, तब ये सेंटर रहेगा। ठीक है, तो आप मार्जिन ऑटो इमेज के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। अब आओ, लेफ्ट या राइट किसी चीज को पोजीशन करना हो, अब 2 तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके बताएगा। फ्लोट का भी तरीका है, सिंपली आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो? फ्लोट लेफ्ट या राइट। दूसरा तरीका है पोजीशनिंग का, आप किसी भी चीज की पोजीशन करते हो, एब्सोल्यूट वगैरह, ठीक है, और कहीं पर भी उसको रख दो। जैसे कि पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट 0 किया तो राइट की तरफ से 0। ये वाला काम तो हम कर चुके हैं, याद नहीं है? एक बॉक्स था, उसको यहाँ रखना है, यहाँ भी रखा था, यहाँ भी रखा था, यहाँ भी रखा था, यहाँ भी। फिर पेरेंट के अंदर भी उसको जहाँ मर्जी है, वो हार्ट का आइकन बनाया था, टाइम बनाया था, कहीं भी सेट करो। यही चीज इसने यहाँ पर दी। राइट इसने किया हुआ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जहाँ रखना चाहो पोजीशनिंग, वहाँ पर इसकी पोजीशन हो जाएगी। लेफ्ट से टॉप से ज़्यादा दे दो तो टॉप से हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेफ्ट और राइट करना बाय यूजिंग फ्लोट, ये तो अभी हम पीछे पढ़ कर आए, तो लेफ्ट राइट आप फ्लोट के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, क्लियर हेक्स नाम की एक प्रॉपर्टी है, क्लियर फिक्स नाम की। ये प्रॉपर्टी करती क्या है? खैर, इसके अंदर ये जो डबल कॉलन लगाया है ना, ये हम आफ्टर और बिफोर वाला काम बता रहे हैं। बिफोर कंटेंट इसने खाली किया हुआ। कंटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ आपने किसी उसमें ऐड करनी है, तो किसी भी एलिमेंट के बिफोर और आफ्टर में आप खाली ये कंटेंट दे दो ना, वो चीज़ खाली हो जाती है। खैर, अभी आपके सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा होगा, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा, अभी सूडो एलिमेंट्स नहीं पढ़े हमने। ठीक है, अभी हम सूडो एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें यहाँ तक समझ आ जाएगी, इसलिए इसको स्किप कर दो। अच्छा, अभी अगर किसी टेक्स्ट को आपने, किसी चीज़ को आपने एक डिव के अंदर टेक्स्ट है या कोई भी चीज़ है, उसको आपने क्या करना है? वर्टिकली सेंटर करना है। अब तक हॉरिजेंटल सेंटर कर रहे थे ना, लेफ्ट राइट। अब देखो, इस टेक्स्ट को हॉरिजेंटली सेंटर करना है। हॉरिजेंटली कर सकते हैं, कैसे? हॉरिजेंटली कैसे सेंटर होगा टेक्स्ट? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सेंटर हो जाएगा। लेकिन अब वर्टिकली इसको कैसे सेट करें?
तो उसके वर्टिकली सेट करने के मुख्तलिफ तरीके। एक तो सिंपल आसान सा तरीका ये, टेक्स्ट है एक बॉक्स है, जैसे आप देखो टॉप से पैडिंग देते हैं नीचे आ जाएगा ये, आप टॉप और बॉटम से पैडिंग बराबर दे दो, खुद ब खुद सेंटर हो जाएगा। इसने यही काम किया। पहली पैडिंग अगर मैं 2 वैल्यू दूं तो क्या होती है, शुरू वाली टॉप बॉटम और बाद वाली लेफ्ट राइट। तो टॉप बॉटम को बराबर बराबर से पास कर दिया तो ऑटोमेटिक सेंटर हो गया। ठीक है, तो टॉप और बॉटम की पैडिंग जो है आप इक्वली दे दो किसी भी कंटेंट को, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। आगे और तरीका है आपके पास, टू सेंटर टेक्स्ट हॉरिजेंटली, और ये तो इसने बताया है वर्टिकली के लिए पैडिंग यूज करो, हॉरिजेंटल के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब यहाँ आओ, ये इसने कर दिया सेंटर वर्टिकली यूजिंग लाइन हाइट। दूसरा तरीका ये, आप लाइन हाइट किसी एलिमेंट की बढ़ा दो। अब वो तो बहुत बकवास ही तरीका है, खैर लाइन हाइट बढ़ाओगे वो ज़्यादा एरिया ले लेगा, पैडिंग वाला काम ही है। पैडिंग और लाइन हाइट एक ही काम कर रहे होते हैं। पैडिंग से भी वो टेक्स्ट बढ़ता जाता है, जगह ज़्यादा घेर रहा होता है, और लाइन हाइट से भी। लाइन हाइट हमने पढ़ के देखी थी, 0 भी करके देखी है, बड़ी भी करके देखी है, ये टेक्स्ट वाले फंक्शन में। ठीक है, ये टेक्स्ट वाला है ना काम, इसके अंदर लाइन हाइट पढ़ी थी हमने। यहाँ आओ नीचे, यहाँ एक काम की प्रॉपर्टी है, ये रहा। हाँ, किसी चीज़ को वर्टिकली सेट करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो, ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ उसके अंदर, और उसके अंदर के कंटेंट को सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहां मर्जी आप उसको रखो हो जाएगा। जैसे इस एलिमेंट को यहाँ रखना हो, यहाँ इस साइड पर लाना हो, मतलब कि इस साइड पे लाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, इसको कर दो फ्लैश जस्टिफाई एंड, तो इस साइड पर एंड हो गया, और इसको भी कर दो अलाइन आइटम्स एंड, तो यहाँ पे भी एंड। ठीक है, और सेंटर करना हो तो यहाँ से भी सेंटर। ये प्रॉपर्टीज हम पढ़कर आ चुके हैं बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, इसको अच्छे से लेआउट वाले सिस्टम को पढ़ना है आपने 1 बाय 1 लाइन से, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हर वेबसाइट में देखो टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, बॉक्सेस होंगे, कार्ड्स होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जिनको सेंटर करना पड़ेगा। तो उनको बार बार सेंटर करने के लिए आपको याद नहीं रहेगा, आप फिर जुगाड़ करते रहते हो, मार्जिन दे दे के यहाँ लाते हो। फिर जैसे ही कोई विड्थ चेंज होती है आपकी, मेरे लैपटॉप पे अच्छा आ रहा है, बड़ी स्क्रीन पे चलाना ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, फिर ये वाली चीज़ें या 1 बाय 1 रीड करने की। अच्छा, 1 मिनट बस, सही है, यहाँ मैं स्टॉप करूँगा इसको। जो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं उनको रिपीट कर लो। कल हमने ये 3 चीज़ें कवर करनी है, कॉम्बिनेटर, सूडो क्लासेस, ये, और बस आगे ये वाला तो कंटेंट दे दूंगा आपको पढ़ने के लिए। बाकी फिर हम ग्रिड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और मीडिया क्यूरी और एनिमेशन हमारे पास CSS में बचेंगे। बाकी ठीक है, ग्रेडियंट्स में पढ़ा चुका हूँ आपको ना, ग्रेडियंट्स नहीं पढ़ाया मैंने अभी? नो सर, ग्रेडियंट नहीं पढ़ाया लीनियर? चलो ग्रेडियंट पढ़ा दो अभी, ग्रेडियंट पढ़ा दूँ, छोटा सा है, नहीं पढ़ा दे सर, छोटा सा है ग्रेडियंट। क्या हुआ, ज़्यादा तो नहीं लग रहा? पढ़ाया तो मैंने अब तक, मेरा कहूँ तो मैंने एक गिटहब पढ़ाया था, गिटहब पे लाइव करना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। पहले तो हम नेटलीफाई का इशू सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने आज जो स्टार्ट लिया है, जी इंडेक्स देखा है। ठीक है, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी देखी। ओवरफ्लो में 3 चीज़ें होती हैं भाई, वो हमने देख लिया भाई। ओवरफ्लो या तो हिडन करेगा, विजिबल होगा, स्क्रॉल होगा, या ऑटो होगा, एक ये प्रॉपर्टी। फ्लोट की देखी, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और अलाइन, अभी अलाइन में कुछ पढ़ा ही नहीं, अलाइन वाली प्रॉपर्टियाँ पढ़ी हुई थी, फ्लैक्स पढ़ा हुआ था हमने। ये फ्लैक्स मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया, फ्लैक्स में सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है बस, बाकी सब पहले से पढ़ा हुआ। आओ, ग्रेडियंट बहुत ज़बरदस्त है। क्या ग्रेडियंट कल बताऊं, आज नहीं बताऊं? हाँ भाई, कितने बच्चे वोट देते हैं कि पढ़ा दूं आज ग्रेडियंट? अली अजहर कह रहे पढ़ा दें। हाँ चलो ठीक है यार, कल पढ़ेंगे। चलो इसको पॉज करता हूँ।